गुड मॉर्निंग। आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि दो मेल गैमीट में से एक गैमीट एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है और सीड बनाता है, और एक जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, जो सेंट्रल सेल होती है उसकी, वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो following double fertilization, events of endosperm and embryo development, then maturation of ovules into seeds and ovary into fruits, collectively post fertilization events कहलाते हैं। तो कौन कौन सी बातें हो रही हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद, जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बना, एम्ब्रियो बना, मैचुरेशन हुआ ओव्यूल का, ओव्यूल कन्वर्ट हुए सीड्स में, ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में, ये सारे के सारे इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। अब बात आती है एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अगर हम पढ़ें तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो कि सेंट्रल सेल में फॉर्म हुई थी, वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू है, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए थे और एक मेल गैमीट, तो वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू है। और इसकी जो सेल्स हैं वो, उसमें फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो उसमें क्या होता है कि जो PEN होता है, जो न्यूक्लियस होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, वो न्यूक्लियर डिवीजन उसमें होता है और फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं। ये जो स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि जो न्यूक्लियाई हैं वो डेवलप हो रहे हैं डिवीजन के जरिए, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई, और इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तो एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। अब सेल फॉर्मेशन हो गई। जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई हैं जो फॉर्म हो रहे हैं बिफोर सेलुलराइजेशन, वो उनका नंबर वेरी करता है। जैसे अगर हम बात करें, जो कोकोनट वाटर है, जो हम टेंडर कोकोनट की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, बस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड न्यूक्लियाई से मिलके वो बना है। तो जो कोकोनट वाटर हम पीते हैं वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से मिलके बना है। और उसका जो वाइट पार्ट है, उसको वाइट कर्नल, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म या तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जैसे कि पी प्लांट में, ग्राउंडनट में, बीन्स में, सो बिफोर सीड मैचुरेशन वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, या कभी कभार वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होता, थोड़ा बच जाता है मैच्योर सीड में, जैसे कैस्टर एंड कोकोनट में। और वो कब इस्तेमाल होगा? जब सीड जर्मिनेट करेगा। तो सीड जर्मिनेट करेगा तो वो थोड़ा सा एंडोस्पर्म का, तो हर केसेस में ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में है, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा यूटिलाइज हो गया पी के केस में, ग्राउंडनट के केस में, बीन्स के केस में, और थोड़ा सा पोर्शन बचा रह गया कैस्टर एंड कोकोनट में। अब हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो क्या है। तो एम्ब्रियो आपको बताया था कि जाइगोट डिवाइड होता है और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एम्ब्रियो जो है माइक्रोपाइलर रीजन पे डेवलप होता है। अब माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है जहाँ पर जाइगोट बना, क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन में ही एग सेल थी और एग सेल से ही जाइगोट बना और जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनेगा। तो most zygote divides only after certain amount of endosperm is formed। मतलब पहले एंडोस्पर्म बन गया तब जाइगोट ने डिवाइड होना शुरू किया, वरना जाइगोट बना हुआ था, डिवीजन नहीं हो रहा था जाइगोट में। तो most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed and this is an adaptation
टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब ये वो एडेप्टेशन है ताकि जाइगोट को जब वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाए। तो कुछ जो सीड्स हैं वो डिफर करते हैं ग्रेटली। जो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो कहलाती है एम्ब्रियोजेनी। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहलाती है एम्ब्रियोजेनी। वो मोनोकॉट में और डाइकॉट में एक जैसी होती है। अब इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो 2.13 में जो आपने पहले देखा था वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो की मैंने आपको बताई थी। वहां पर जो वो डाइकॉट का था, वो स्टेजेस डाइकॉट की थी। अब जाइगोट जो है वो प्रो एम्ब्रियो बनाएगा और उसके बाद ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा, राइट। अब डाइकॉट में क्या होता है, डाइकॉट में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटिलिडन्स होते हैं। आपने डाइकॉट कहना मतलब ही दो कॉटिलिडन्स। तो उसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। सो द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल ही प्लीम्यूल में कन्वर्ट होता है, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो ना। मतलब टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और दो कॉटिलिडन होंगे, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के का जो पोर्शन कॉटिलिडन के ऊपर है वो एपिकोटाइल कहलाएगा और वो ही प्लीम्यूल में बनाएगा, और जो प्लीम्यूल जो है वो स्टेम में कन्वर्ट होगा। और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है बिलो दी लेवल ऑफ कॉटिलिडन वो हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो टर्मिनेट होता है रेडिकल में और रूट टिप में, रूट कैप में, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। तो अगर आप किसी सीड्स को खोल के देखोगे तो उसको आप में छोटा सा वाइट एक पोर्शन दिखेगा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो ये रेडिकल है, क्योंकि सबसे पहले रेडिकल ही बाहर आती है सीड से, और नीचे वाला पोर्शन प्लीम्यूल है जो कि स्टेम में कन्वर्ट होगा। तो एम्ब्रियो जो मोनोकॉट का है उसमें वन कॉटिलिडन होता है, जैसे आपने कॉर्न के मक्का कॉर्न में देखा होगा। और यहाँ पर क्या होता है, या ग्रास फैमिली में आपने, तो जो एम्ब्रियो मोनोकॉटिलिडन में उसमें एक ही कॉटिलिडन होगा। इसको जो ग्रास फैमिली में जो कॉटिलिडन है उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ये जो सबसे ऊपर का जो स्क्यूटेलम, ये जो है सिचुएटेड होता है वन साइड पर एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे सिचुएटेड होता है। अगर आप कभी भी कॉर्न को तोड़ के देखो तो आपको एक साइड पे ये दिखेगा, टुवर्ड्स दी वन साइड और लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल, जैसे कि ये आपको नीचे दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, रूट कैप दिख रहा है, और वो एक एनक्लोज होता है एक शीट में जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ये एनक्लोज होता है एक शीट में। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम वो एपिकोटाइल होता है। यहाँ पर ये जिससे अटैच्ड होता है एपिकोटाइल। और क्या होता है कि ये एनक्लोज्ड होता है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सीलियोप्टाइल, ठीक है। ये एक एनक्लोज होता है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सीलियोप्टाइल। अब बात आती है सीड्स की। आपको बताया था कि ओव्यूल कन्वर्ट होते हैं सीड्स में और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में। तो जो सीड है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, सीड कोट होता है, कॉटिलिडन होता है और एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है। Cotyledons of the embryo are simple structure,
थिक होते हैं, स्वेलन होते हैं, क्योंकि उनमें फूड स्टोर्ड होता है, जैसे कि लेग्यूम्स में आपने देखा होगा। मैच्योर सीड्स दो तरह के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। अब नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में कोई भी एंडोस्पर्म का पोर्शन बचा हुआ उसमें नहीं होता। एंडोस्पर्म बिल्कुल कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वक्त ही। तो इसके एग्जाम्पल हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल हैं पी एंड ग्राउंड। और एल्ब्यूमिनस सीड्स में थोड़ा सा पार्ट रिटेन करता है एंडोस्पर्म का, कंप्लीटली यूज नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर। जब आप वीट को तोड़ के देखते हो उसमें व्हाइट पोर्शन दिखता है, मेज को तोड़ के देखते हो उसमें भी दिखता है। तो ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड वीट, remnant of nucellus are also present। nucellus मैंने आपको बताया था ना, शीट उसके ऊपर होती है, वो भी persistent करता है। सो ये जो रेजिडुअल persistent nucellus है इसको बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक, तो दो चीजें आपने पढ़ी, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। जहाँ पे थोड़ा सा रेजिडुअल एंडोस्पर्म मिलता है वो बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, और जहाँ नहीं मिलता वो नॉन एल्ब्यूमिनस। जहाँ पे आपको थोड़ा जैसे ब्लैक पेपर या बीट में थोड़ा सा आपको न्यूसिलस का मिलेगा वो कहलाएगा पेरिकार्प। वो जो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस है वो पेरिस्पर्म कहलाएगा। तो पेरिस्पर्म कहलाएगा। क्या होता है कि जो इंट्यूगिमेंट्स ऑफ ओव्यूल हैं वो ही सीड कोड में आप समझिए बदलते हैं। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और जो माइक्रोपाइल में मैंने बताया था थोड़ा सा पैसेज खुला रहता है, वो एक स्मॉल पोर के फॉर्म में सीड कोड में आ जाता है। इसकी मदद से ऑक्सीजन अंदर जाती है, वाटर अंदर जाता है। सीड को जर्मिनेट होने में दोनों चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की भी और वाटर की भी। तो ये स्पोर के जरिए ऑक्सीजन और वाटर सीड को मिलता है। जैसे सीड मैच्योर होना शुरू होता है तो उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। ओनली 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास वहां पे मिलता है। और द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन। ठीक, मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है और एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है, ये कहलाता है डोरमेंसी। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जैसे कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी? प्रॉपर मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन हो, सूटेबल टेम्परेचर हो, तो सीड जर्मिनेट करता है, वरना सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, ovary develops into a fruit. So transformation of ovules into seeds and ovary into fruit, ये simultaneously होते हैं। The wall of the ovary develops into the wall of fruit, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। जो वॉल ओवरी की है वही फ्रूट की वॉल बना रही है, ये पेरिकार्प कहलाती है। जो फ्रूट है वो फ्लैशी भी हो सकता है, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, और ड्राई भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। तो बहुत सारे फ्रूट्स में स्पेशल मैकेनिज्म होती है फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होने में। बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे जैसे फ्रूट्स डेवलप होता है ओवरी से, जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या फॉल ऑफ हो जाते हैं अल्टीमेटली। तो कुछ स्पीशीज में जैसे कि एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैशियो में, जो थैलेमस होता है ना, जो बेस होता है फ्लावर का, वो रिटेन करता है, वो फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है फूड फॉर्मेशन में। तो ऐसे फ्रूट्स जिसमें थैलेमस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक, अदरवाइज जो ज्यादातर फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं सिर्फ ओवरी से, उसमें थैलेमस इन्वॉल्व नहीं होता। तो जिसमें थैलेमस इन्वॉल्व नहीं है वो ट्रू फ्रूट्स हैं। तो ज्यादातर जो स्पीशीज हैं उसमें जो फ्रूट्स हैं वो कैसे बनते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें जो ये बता डायग्राम दिया हुआ है, कॉटिलिडन्स है, माइक्रोपाइल है ना, ये सीड कोड है, एंडोस्पर्म है, कॉटिलिडन है, ये हाइपोकोडाइल है, ये मोनोकॉट का है जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि ये एनक्लोज होता है, प्लूम्यूल एनक्लोज होता है कोलियोप्टाइल में, और रेडिकल एनक्लोज होता है कोलियोराइजा में ना। ये एंडोस्पर्म पार्ट होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है, इसका कवर जो है वो पेरिकार्प है, जो आपको कॉर्न में ऊपर कवर दिखता है। ये एप्पल है, ये जो व्हाइट पार्ट हम देख रहे हैं ये थैलेमस है, और ये सीड है। और यहाँ पर मैं अभी इसके बारे में पूरा और बताऊंगी। ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जैसे बनाना। तो पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, और ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं। पार्थिनोकार्पी बहुत जगह इन्वॉल्व हो रही है, जैसे कि पोमीग्रेनेट के सीड्स अगर मुंह में आ जाएं तो बुरा लगता है ना, तो उसमें ये हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम डेवलप कर रहे हैं, और ग्रेप्स में कर रहे हैं। तो सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। क्या क्या ऑफर कर रहा है वो एडवांटेजेस, जैसे कि रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है जिसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, और जो सीड फॉर्मेशन है वो ज्यादा डिपेंडेबल है वाटर के। तो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट्स, और हेल्प करता है स्पीशीज को कि वो आगे जाके ग्रो कर ले। अब अगर सीड्स एक ही जगह गिर जाएंगे तो वहां पे ओवर क्राउडेड हो जाएगा, और उन सीड्स को ना तो प्रॉपर एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ना वाटर मिलेगा, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर सीड कॉटिलिडन में फूड स्टोर होता है जो डेवलपिंग सीडलिंग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर बेबी प्लांट है जो इनकेपेबल है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, उसको फूड मिलता रहता है कॉटिलिडन से, और जो सीड कोड होता है वो प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो को। सो हम ये बोल सकते हैं कि बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जिससे वेरिएशन आती है। वेरिएशन दोनों तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर किसी स्पीशीज को वेरिएशन मदद कर रही है सर्वाइवल में, तो वो वेरिएशन पॉजिटिव होती हैं और वो परसिस्ट करती हैं, और वो स्पीशीज सरवाइव करती है। और अगर वेरिएशन पॉजिटिव नहीं है तो वो स्पीशीज को सर्वाइवल में मदद नहीं करेंगी। तो सीड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सीड को स्टोर करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करता है। तो सीड्स को स्टोर करने से पहले आपने पढ़ा था कि उसका ड्राई करते हैं सन हीट में ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, और हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि हम सीड्स खाते हैं ना, सारे सीड्स को हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर सीड्स जैसे वीट है, राइस है ना, पी है, उनको हम सब खा रहे हैं। तो हमें पी तो इजीली कंज्यूम हो जाता है जल्दी के जल्दी, वीट को और राइस को हम काफी दिन स्टोर करके मार्केट में बेचते हैं फार्मर्स वगैरह। तो कुछ सीड्स तो स्टोर कर सकते हैं, कुछ को नहीं स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम सीड्स अलाइव रह सकते हैं आफ्टर दे आर डिस्पर्स। तो वो वेरी करता है मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज। कुछ स्पीशीज में सीड्स अपनी जर्मिनेशन एबिलिटी रिटेन करता है फ्यू मंथ्स तक। कुछ में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो सीड्स की देखा जाए वो सेवरल ईयर्स तक उनकी एबिलिटी रिटेन करती है। कुछ तो ऐसे सीड्स हैं जो अलाइव रहते हैं फॉर 100 ऑफ ईयर्स। आपको ये बहुत ताज्जुब होगा कि कुछ ऐसे ओल्डेस्ट सीड्स मिले हैं, जैसे कि ओल्डेस्ट जो है ल्यूपाइन, इसका बॉटनिकल नेम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये
आर्टिक टुंड्रा में खुदाई में निकला और ये जो सीड है ये मतलब जो सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 years ऑफ डॉर्मेंसी, मतलब डॉर्मेंसी पीरियड के 10,000 years के बाद भी वो जर्मिनेट कर पाया। सो अ रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ 200 years ओल्ड वायबल सीड्स का है, 2000 years का है वायबल सीड्स का। अगर हम डेट पाम को देखें, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरिया, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में किंग हेरड से पैलेस से मिला, डेड सी से, जो हम बात कर रहे हैं कि जो 2000 years तक वायबल सीड्स हैं। तो ये अलग अलग सीड्स की जो है एबिलिटी होती है डॉर्मेंट पीरियड में रहने की। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिक। कुछ सीड्स जो हैं वो प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे कि एस्टेरेसी और ग्रासेस के लिए जिसमें स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व हुई है टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब भी सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक, अब एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन that mimics sexual reproduction. ठीक है, so there are several ways of development apomictic seeds. कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें डिप्लॉयड egg cell बन जाता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, और जब डिप्लॉयड egg cell बन जाता है तो वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिट्रस में देखें या मैंगो में देखें, ये वैरायटीज जो हैं उसमें सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग, और वो ही डिवाइड करके एम्ब्रियो सेक और डेवलप करती हैं एम्ब्रियोज में, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और वो बन गई। तो ये जो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ कि सिट्रस और मैंगो में वैरायटीज सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग, मतलब एक तो एम्ब्रियो बन गया और एक न्यूक्लियर सेल्स ने बना लिया या बहुत सारे बना लिए, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, एक एम्ब्रियो से ज्यादा। तो hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. अब हाइब्रिड वैरायटी में क्या होता है, सारे स्पीशीज के बेस्ट करेक्टर हाइब्रिड वैरायटी में मिल जाएंगे। तो कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम्स भी हैं हाइब्रिड के, जैसे जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो हर साल बनाने पड़ते हैं। So if the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. Hybrid characters नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो सीड्स ग्रो किए उनके जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो अलग अलग आ रहे, वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स कॉस्टली भी है। So the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. So if these hybrids are made into apomics मतलब जो मिमिक करें फर्टिलाइजेशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन वो हो नहीं एक्चुअली। So there is no तब सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर्स का हाइब्रिड प्रोजेनी में। So then the farmers can keep on using the hybrid seeds. मतलब वो बार बार हाइब्रिड सीड्स उन्हें ग्रो नहीं करने पड़ेंगे, वो रख सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं। सो हाइब्रिड सीड्स को वो रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर। सो ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर, वो उनको फिर कॉस्टली पड़ता है बार बार खरीदना। तो बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च हो रही है। तो बहुत ज्यादा लेबोरेटरीज में रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, और ताकि जेनेटिक्स को समझा जा सके, एपोमिक्सिस को, और
to transfer apoptotic genes into hybrid varieties. See? So this is all about the chapter that is reproduction in flowering plants. In next video, we are going to discuss about human reproduction. So keep watching and wish you all the best.